हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस बाय नीरजा सिंह। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने द्विबीजपत्री पौधे में भ्रूण के विकास को डिस्कस किया था। आज का लेक्चर एक बीजपत्री पौधे में भ्रूण के विकास से संबंधित है, यानी हम समझेंगे कि किस प्रकार से एक बीजपत्री पौधे में भ्रूण का विकास या डेवलपमेंट होता है। ठीक है, आप देखेंगे कि शुरुआती स्टेजेस यानी शुरुआती अवस्थाएं द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पौधे के भ्रूण में समान होती हैं, लेकिन अंत में जब आप एक परिपक्व भ्रूण या मैच्योर भ्रूण एम्ब्रियो को देखेंगे तो इनके स्ट्रक्चर में, इनकी संरचनाओं में बदलाव आ जाते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है आपका एक बीजपत्री पौधे में भ्रूण का विकास या डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। अब जिस प्रकार से हमने द्विबीजपत्री पौधे में यानी डाइकॉट प्लांट में एक एग्जाम्पल लेकर उसका सामान्य भ्रूण के विकास को देखा था, ठीक इसी प्रकार से हम एक बीजपत्री पौधे का उदाहरण लेके उसके भ्रूण के विकास को समझेंगे। तो यहाँ पर जो एक बीजपत्री पौधा हमने लिया है वह है सेजिटेरिया सेजिटिफोलिया। यह एक जलीय पौधा है, एक्वेटिक प्लांट है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि इनका भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है। सबसे पहले संयुग्मन यानी कि आपके निषेचन के फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज बना था, जिसके चारों तरफ एक भित्ति निर्माण हो गया था, जिसके कारण हम युग्मनज को oospore कह रहे थे। ठीक है, तो या आप युग्मनज बोलिए या oospore बोलिए। तो यहाँ पे oospore जो है ये अनुप्रस्थ विभाजन करता है और इस प्रकार से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। यह ठीक द्विबीजपत्री पौधे के समान ही है, पहला स्टेप। यानी इनमें क्या हो रहा है, oospore में एक अनुप्रस्थ विभाजन हुआ। ये oospore की कोशिका थी, इनके बीचों बीच एक अनुप्रस्थ विभाजन हुआ। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप दो कोशिकाएं बन गई। ये कोशिकाएं, पहली आपकी आधारीय कोशिका जिसे हम बेसल सेल कह रहे हैं, और दूसरी कोशिका हो गई अंतस्थ कोशिका या भ्रूणीय कोशिका यानी टर्मिनल सेल या एम्ब्रियोनल सेल। इनके नाम है ये, या तो हम इन्हें टर्मिनल सेल कहते हैं या एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं। ठीक है, अब ये आधारीय कोशिका कहाँ बनेगी? आधारीय कोशिका ये बीजांड द्वार की तरफ होगी। ठीक है, और आपकी अंतस्थ कोशिका ये चैलेजल एंड यानी कि निभाग द्वार की तरफ होगी। ठीक है, आपको इनकी पोजीशन बता दी। आगे देखिए, अब oospore में विभाजन के फलस्वरूप जो दो कोशिकाएं बनी, एक आकार में बड़ी होती है, एक आकार में छोटी। इस डायग्राम को देखिए, ये जाइगोट है, युग्मनज लिखा है या oospore बोलिए आप। तो ये वाला जो भाग है ये माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार की तरफ है, और इधर वाला जो भाग है आपका जाइगोट का, ये आपके चैलेजा यानी कि निभाग द्वार की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे एक अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, इनकी कोशिका में बीच इस तरह से बीच में अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, जिसके फलस्वरूप दो अनइक्वल सेल बनी। अनइक्वल यानी कि असमान बनी, एक बड़ी थी और एक छोटी। तो आधारी कोशिका जो बनी ये आपकी बनी है आधारी कोशिका, जिसे हम आधारी कोशिका या बेसल सेल कह रहे हैं। ये बीजांड द्वार की तरफ बनेगी। ठीक है, या हम इसको माइक्रोपाइल एंड कह सकते हैं। अब क्या होता है, ये आकार में बड़ी होती है और इसमें खास बात है कि ये आगे डिवाइड नहीं करती है, यानी ये एज इट इज़ ऐसे ही रह जाती है, इसमें कोई विभाजन नहीं होता है। ये फूलकर आकार में बड़ी हो जाती है और ये आगे विभाजन नहीं करती है। ठीक है, अब इसका कार्य देख लें कि बेसल या आधारी कोशिका का क्या कार्य है। तो ये बढ़ते हुए भ्रूण को, ठीक है, तो इसका कार्य क्या होता है कि भ्रूण कोश से पोषण को अवशोषित कर लेना और बढ़ते हुए यानी विकसित होते हुए भ्रूण को देना। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन का यानी पोषण देने का कार्य कर रही है। तो ये हो गई आपकी आधारी कोशिका, हमने डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कस करेंगे आपकी टर्मिनल सेल को, यानी अंतस्थ कोशिका। ठीक है, तो अंतस्थ कोशिका जिसे हम भ्रूणी कोशिका भी कह रहे हैं। ठीक है, और या हम इसे टर्मिनल सेल या एम्ब्रियोनल सेल के नाम से भी जानते हैं। तो ये कोशिका कैसी होगी, ये आकार में छोटी होगी तथा ये कहाँ बनेगी, ये निभाग द्वार की तरफ बनेगी। इसकी पोजीशन याद रखिएगा कि कौन सी कोशिका किस तरफ बन रही है। तो ये घटनाएं हो कहाँ रही हैं, ये सभी घटनाएं बीजांड के अंदर हो रही हैं। बीजांड में भी भ्रूण कोश
आपको आपने पढ़ा होगा कि निषेचन वही हुआ है, तो सभी बीजांड के अंदर ये सारी घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ अंतस्थ कोशिका या टर्मिनल सेल जो है ये आकार में छोटी होती है और निभाग द्वार की तरफ होती है। आगे देखिए, आगे क्या विभाजन होता है। अब टर्मिनल कोशिका, या हम इसी का नाम है ये अंतस्थ कोशिका। ठीक है, इनमें भी फिर से एक अनुप्रस्थ विभाजन हो जाता है, जिसके द्वारा ये दो कोशिकाओं में बढ़ जाती हैं, यानी ये वाली कोशिका बटेगी। नेक्स्ट डायग्राम ये वाला है। आप इसी में देखिए कि यहाँ पर बीच में एक विभाजन हो जाए ऊपर वाली कोशिका का, जो कि निभाग द्वार की तरफ है, यानी अंतस्थ कोशिका में, टर्मिनल सेल में एक अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, ट्रांसवर्स डिवीज़न हुआ, जिसके फलस्वरूप ये अंतस्थ कोशिका, ये टर्मिनल कोशिका, ये दो भागों में बढ़ जाती है। तो ये नेक्स्ट कंडीशन आपको चित्र ऐसा मिलेगा। ठीक है, यानी अब प्रेजेंट स्टेज में क्या मिल रही हैं आपको, 3 कोशिकाएं मिल गई। ठीक है, कौन कौन सी, एक तो ये बेसल सेल जो पहले से थी, ये आधारी, ये एज इट इज़ ही थी, इनके विभाजन से, यानी टर्मिनल कोशिका के विभाजन से 2 अन्य कोशिकाएं और बन गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 2 अन्य कोशिकाएं बनी है, ये यहाँ पे डायग्राम में आप देखिए, तो ये बीच वाली को हम मिडिल सेल कहते हैं, मध्य कोशिका, और जो सबसे ऊपर है इसे अंतस्थ कोशिका कहते हैं। ये आपकी निभाग द्वार की तरफ होगी, यानी चेलेजा की तरफ होगी, या हम कहें निभाग द्वार की तरफ होगी। ठीक है, तो इनके आपको कुछ कार्य बता देती हूँ कि ये जो अंतस्थ कोशिका है या टर्मिनल सेल है, इसका कार्य होता है ये आगे विभाजन करेगी और अंत में बीजपत्र का निर्माण करेंगी। ठीक है, और क्योंकि हम एक बीजपत्री पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर एक ही बीजपत्र बनेगा, जो कि अंतस्थ कोशिका यानी टर्मिनल सेल बनाती है। दूसरा देखिए, मध्य कोशिका या मिडिल सेल कहते हैं, तो भ्रूण के ज़्यादातर जो भाग हैं, सभी भाग जो हैं वो कौन बनाएगी, मध्य कोशिका। ठीक है, और यहाँ पे आपको बता दिया कि बेसल सेल या आधारी कोशिका ये विभाजन नहीं करती है, ये सिर्फ पोषण देने का कार्य करती है। तो ज़्यादातर जो भाग हैं वो कहाँ बन रहे हैं, भ्रूण के ज़्यादातर जो भाग हैं वो मध्य कोशिका से, ज़्यादातर क्या सभी भाग जो हैं वो मध्य कोशिका या मिडिल सेल बनाएगी। ठीक है, आगे देखिए, इस प्रकार से बता दिया कि जो प्रारंभिक भ्रूण, हम प्रारंभिक भ्रूण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी परिपक्व मैच्योर एम्ब्रियो नहीं बना है। ठीक है, तो शुरुआती अवस्था में यहाँ पे हमको 3 कोशिकाएं मिलेंगी। किस प्रकार से, नीचे वाली आपकी ये माइक्रोपाइल एंड यानी कि बीजांड द्वार की तरफ बेसल सेल, बीच में ये मध्य कोशिका, और सबसे ऊपर में ये टर्मिनल या अंतस्थ कोशिका बन जाती है। तो ठीक है, तो इस प्रकार के जो शुरुआती भ्रूण है, इसमें आपको 3 कोशिकाएं देखने को मिल रही है, इसीलिए हम इसे 3 कोशिकीय अवस्था के नाम से या 3 सेल्ड स्टेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात क्या होता है, टर्मिनल सेल जो है, आप इस डायग्राम में देखिए, इधर से ये जो टर्मिनल सेल है, इसमें एक अनुलंब यानी वर्टिकल डिवीज़न, ठीक है, लंबवत इस प्रकार से बीचों बीच, ठीक है, इस तरह से इसमें विभाजन होता है, जिसे वर्टिकल डिवीज़न कहते हैं या अनुलंब। ठीक है, तो एक विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप ये सबसे पहले 2 कोशिकाएं बनाती हैं, इसके बाद एक और आपका लंबवत विभाजन होता है, और इस प्रकार से इनके अंतस्थ कोशिका को देखें तो ये 4 कोशिकाओं में बढ़ जाती हैं। यहाँ मैंने 4 लिखा है, तो पहले 2 में बढ़ती हैं, इसके बाद दोबारा से इनमें लंबवत विभाजन होता है, और हम देखते हैं 4 हमें कोशिकाएँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो ये टर्मिनल कोशिकाएँ 4 में बढ़ जाती हैं। इसके बाद ये जो चारों कोशिकाएँ हैं, चारों कोशिकाएँ इनमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है, यानी इस प्रकार से नेक्स्ट डायग्राम आप इससे समझिए। यहाँ पे जो बनी 2 कोशिका, 2 से इस प्रकार से 4 कोशिकाएं बनी, और ये चारों कोशिकाएं इनमें अनुप्रस्थ विभाजन होगा हर एक कोशिका में। ठीक है, 4 हैं, 4 में से अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो हर एक कोशिका 2 में बढ़ जाएगी, तो टोटल आपको अंत में 8 कोशिकाएं मिलेंगी, 4 से 8 कोशिकाएं मिलेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से 8 कोशिका की इस अवस्था को हम अष्टम अवस्था या ऑक्टेंट स्टेज कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 8 कोशिकाओं का समूह हमें मिल गया। ठीक है, ये किन से बने हैं, टर्मिनल सेल के विभाजन से, यानी टर्मिनल सेल सबसे पहले 2 में बढ़ती है, अनुलंब या वर्टिकल डिवीज़न वाला। ठीक है, इसके बाद ये 4 में बढ़ती है, और चारों कोशिकाएं एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है इनकी हर एक कोशिका में, और ये अंत में 8 कोशिका का निर्माण करती हैं। ठीक है,
इसके बाद क्या होता है, इनमें विभाजन लगातार, ये जो 8 कोशिका बन गई, इनमें विभाजन लगातार होते रहता है, ठीक है, जिससे आगे चल करके आपको एक बीजपत्र प्राप्त होता है। यानी अंत में हम क्या देखेंगे, यही आपकी टर्मिनल कोशिकाएं ये अंत में बीजपत्र का निर्माण करेंगी और यहाँ पर एक ही बीजपत्र बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको भ्रूण की रचना दिख रही है, ये कैसी दिख रही है, ये गोल सी दिख रही है, इसीलिए हम इसे कहते हैं आपका ग्लोब्यूलर स्टेज, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए मध्य कोशिका का विभाजन किस प्रकार से होता है। तो मध्य कोशिका जो होती है, जिसको हम मिडिल सेल कह रहे हैं, ये यहाँ पे थी, जो बीच में थी, ये भी विभाजन करती है। तो ये पहले अनुप्रस्थ विभाजन करेगी। तो यहाँ शुरू में जो एक कोशिका थी, आप इस डायग्राम को देखिए, ये शुरू में मध्य कोशिका एक कोशिका थी, इसके बीचों बीच अनुप्रस्थ विभाजन हो जाता है, तो इसके विभाजन से आपको 2 कोशिकाएं मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से ये इस तरह की संरचना हमें प्राप्त होगी, ठीक है। तो अनुप्रस्थ विभाजन से पहले 2 कोशिकाएं बनती हैं, 2 से इसके बाद 4 कोशिकाएं, और बाद में कई कोशिकाओं का समूह बन जाता है। तो मिडिल सेल क्या करती है, कई कोशिकाओं का एक समूह बनाती हैं। अब इन्हीं कोशिकाओं के समूह से कौन कौन से भाग बनेंगे, तो पहला है आपका प्रांकुर बनता है, जो प्ररोह को बनाता है। प्ररोह में आपका तना, पत्ती वाले भाग आते हैं, ठीक है। इसके बाद मूलांकुर को बनाता है, मूलांकुर ये जड़ तंत्र को बनाएगा, ठीक है। इसके बाद बीज पत्राधार हाइपोकोटाइल, बीज पत्र के नीचे वाला भाग, जिसे बीज पत्राधार कह रहे हैं, या हम कह सकते हैं आपका भ्रूणीय अक्ष के नीचे का जो भाग होता है उसे हम बीज पत्राधार कहते हैं। बीज पत्रोपरिक इपिकोटाइल, इपी मीन्स होता है कॉटिलिडन, बीजपत्र के ऊपर या भ्रूण के अक्ष के ऊपर का भाग इपिकोटाइल या बीजपत्रोपरिक होता है, ठीक है। इसके दोनों टर्म हिंदी और इंग्लिश के आप ध्यान से सुने समझे। इसके बाद एक नई कोशिका और बनती है, जिसे हम सस्पेंसर कोशिका कहते हैं। यहाँ पर सस्पेंसर कोशिका का निर्माण ये आपकी मध्य कोशिका से हो रहा है, ठीक है। तो ये मध्य कोशिका से यहाँ पे आपका सस्पेंसर का निर्माण हुआ है। और ये जो आपको नीचे दिख रही है, ये आपकी बेसल सेल ही है। इसका नामकरण दोबारा नहीं लिखा मैंने, यहाँ पर भी सभी बेसल सेल हैं, क्योंकि ये विभाजन नहीं कर रही हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। ये फूल करके बड़ी हो गई हैं और बढ़ते हुए विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण दे रही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिए, मिडिल सेल यानी मध्य कोशिका ने प्रांकुर बनाया, मूलांकुर बनाया, बीज पत्राधार हाइपोकोटाइल और बीज पत्रोपरिक यानी एपिकोटाइल और सस्पेंसर सेल का निर्माण कर दिया, ठीक है। अब आगे का डायग्राम आप देखिए इस प्रकार से, यानी एक बीजपत्री भ्रूण का निर्माण इस प्रकार से हुआ। इसमें रचनाएं देख लीजिए। तो ये सबसे नीचे वाली जो सेल है, ये आपकी आधारी बेसल सेल है, ठीक है। ये बाद में क्या होगी, नष्ट हो जाएगी जैसे इसका कार्य समाप्त हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जो रचना है ये आपकी सस्पेंसर सेल है, जो कि मध्य कोशिका से बनी है, मिडिल सेल से बनी है, ठीक है। सस्पेंसर सेल या हम इसे निलंबक कोशिका कहेंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ वाला जो भाग है नीचे की ओर, भ्रूण के नीचे की ओर आपका जो भाग है, इसे मूलांकुर कहते हैं। मूलांकुर के नीचे आपका मूल गोप वाला स्थान होता है। मूल गोप क्या होता है, जिसे हम रूट कैप भी कहते हैं। तो मूल गोप जो है, ये मूलांकुर यानी जड़ के शीर्ष भाग को, जो मिट्टी के अंदर होता है, उसे क्या करता है, चोट लगने से या उसकी सुरक्षा करता है। अब ये जो दोनों भाग हैं, यानी मूलांकुर और आपका मूल गोप, इसकी रक्षा के लिए एक टोपी जैसी रचना, यानी यहाँ पे एक कवरिंग, एक आवरण मिलता है जो मूलांकुर की रक्षा करता है, उसे हम मूलांकुर चोल कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो मूलांकुर चोल इस प्रकार की जो रचना, ये एक बीजपत्री में ही मिलती है। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस है, ये समझ लीजिए। तो मूलांकुर चोल, जिसे हम कोलियोराइजा कहते हैं, यह वह रचना है जो मूलांकुर को ढकती है, यानी यह एक आवरण है जो कि मूलांकुर की सुरक्षा करती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मूलांकुर चोल, जो कहाँ मिलेगा, मूलांकुर के सिरे पर नीचे की ओर मिलेगा, जो इसकी रक्षा करता है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ शीर्ष भाग पे देखिए, तो ये क्या है आपका प्रांकुर चोल, जो कि नीचे आप देख रहे हैं प्रांकुर बना है, तो प्रांकुर की रक्षा करेगा, ठीक है। तो प्रांकुर चोल क्या है, जिसे हम कोलियोप्टाइल भी कहते हैं, यह प्रांकुर की रक्षा करेगा, यानी जो कि शीर्ष भाग यानी कि प्ररोह का शीर्ष बनाएगा, उसकी रक्षा करता है, ठीक है।
अब ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है ये एक बीजपत्र है, बना है, ठीक है। इसे हम स्क्यूटेलम के नाम से जानते हैं। तो आपके एक बीजपत्र विकास में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको पहली बात तो इनके बीज का, इनके भ्रूण का डायग्राम, इसमें जो लेबलिंग, नामकरण जो दे रखे हैं जो आपको द्विबीजपत्री में नहीं मिले, वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे बीजपत्र है, इनके बीजपत्र का एक खास नाम है जिसे हम स्क्यूटेलम के नाम से जानते हैं, यानी एक बीजपत्री पौधे में एक ही बीजपत्र पाया जाता है जिसे स्क्यूटेलम कहा जाता है। तो ये याद रखें, स्क्यूटेलम, ये कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका ये प्रांकुर चोल बता दिया, आपको मूलांकुर चोल बता दिया। यहाँ पर देखिए ये जो बीजपत्र है ये बीच में जुड़ा होता है, इसे हम कहते हैं क्या, भ्रूणी अक्ष। तो ये भ्रूणी अक्ष वाला भाग हो गया जिससे कि आपके बीजपत्र जुड़े होते हैं, ठीक है। ये पूरा भ्रूण का डायग्राम है, ये पूरा का पूरा, और ये आपके बीजपत्र का डायग्राम है, ठीक है। तो ये आपका एक बीजपत्री का भ्रूण है। इनके भ्रूण में इतनी रचनाएं मिलेंगी, प्रांकुर चोल, प्रांकुर, मूलांकुर चोल, मूलांकुर, ठीक है, बीजपत्राधार, बीजपत्रोपरिक और भ्रूणी अक्ष। ये इतनी भ्रूणी अक्ष, ये वाला भाग है भ्रूणी अक्ष, इसे कहते हैं जहाँ पर बीजपत्र जुड़े होते हैं, ठीक है। तो अब भ्रूणी अक्ष के ऊपर आपका लिख सकते हैं जो भाग होता है उसे बीज पत्रों परिक, ईपी मीन्स होता है ऊपर, कॉटिलिडन यानी बीजपत्र के ऊपर, ये भ्रूणी अक्ष के ऊपर ये वाला जो भाग है इसे इपीकोटाइल बीजपत्रों परिक कहेंगे। और ये जो भाग है नीचे की ओर लेबल किया हुआ है, नामकरण किया गया है, ये आपका बीजपत्राधार हाइपोकोटाइल या बीजपत्राधार कहते हैं, ये आपका भ्रूणी अक्ष के नीचे वाला भाग है, ठीक है। तो ये जो बीजपत्राधार है ये किस में टर्मिनेट समाप्त होता है, मूलांकुर में, और ये बीजपत्रों परिक है ये किस में समाप्त होता है, प्रांकुर में, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जाना कि एक बीजपत्री पौधे के परिपक्व यानी एक मैच्योर अगर एम्ब्रियो की बात करें तो उसमें एक ही बीजपत्र होता है जिसे हम स्क्यूटेलम के नाम से जानते हैं। ये नाम ज़रूर याद रखिएगा। अभी आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये डायग्राम दे रखा है, ये ग्रासेस में डायग्राम है, ठीक है। जो घास के कुल के पौधे होते हैं, जैसे आपके गेहूं हो गए, मक्का हो गया, आपका धान हो गया, इन सभी के जो भ्रूण होते हैं वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इनमें जो संरचनाएं हैं इसको देख लेते हैं। एक तो स्क्यूटेलम, ये बीजपत्र का नाम है, ठीक है। तो ये आपके एक बीजपत्री में भ्रूण जो बीजपत्र होता है इसे स्क्यूटेलम के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे आपको ये बता दिया, ये कोलियोप्टाइल क्या है, कोलियोप्टाइल जिसे हम प्रांकुर चोल कहते हैं, ये क्या है, ये जो इस प्रकार से आपको दिख रहा है ये रचना, प्रांकुर चोल क्या कर रहा है, ये आपके प्ररोह को या हम कह सकते हैं प्रांकुर को सुरक्षा करता है या इसको ढकता है। ये किस प्रकार से, ये कुछ पत्तियों की बनी हुई रचना है जो कि प्ररोह की या हम कह सकते हैं प्रांकुर की सुरक्षा करती है, ठीक है। अब नीचे देख लीजिए, इसी प्रकार से ये कोलियोराइजा जो दिख रहा है, कोलियोराइजा इसे मूलांकुर चोल के नाम से जानते हैं। ये रेडिकल यानी मूलांकुर और मूल गोप, ठीक है, ये आपके मूलांकुर के शीर्ष की रक्षा करता है, ठीक है। तो ये एक टोपी के समान या कह सकते हैं आवरण है जो कि जड़ की तथा या मूलांकुर की और मूलांकुर के शीर्ष की रक्षा करता है, रूट कैप और रेडिकल। इसके बाद ये एक रचना है जिसे हम इपीब्लास्ट कह रहे हैं। तो इपीब्लास्ट ये भी इम्पॉर्टेंट है। इपीब्लास्ट क्या है, इपीब्लास्ट कुछ घास कुल के पौधों में दूसरे बीजपत्र के भी अवशेष मिलते हैं, यानी पूरी तरह से डेवलप नहीं है, विकसित नहीं है, लेकिन उसका अवशेष के रूप में ये रचना बनी हुई है जिसे एपीब्लास्ट कहते हैं। तो एपीब्लास्ट क्या है, ये दूसरा बीजपत्र है जो कि अवशेष के रूप में इनके भ्रूण में पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया एपीब्लास्ट क्या है, सभी रचनाओं को समझ लिया। अब देखिए पोजीशन, देखिए कि बीजपत्र भ्रूण में किस पोजीशन में कहाँ पे स्थित है। तो बीजपत्र जो है ये भ्रूण के अग्रभाग में होता है, ठीक है, और पार्श्व में यानी लेटरल साइड में स्थित है। ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये अग्रभाग में है और पार्श्व में माने होता है लेटरल साइड में स्थित है, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो भ्रूण जो आपका बीजपत्र है ये भ्रूण में कहाँ पे स्थित है, एक तो ये दिया है अग्रभाग में आगे की ओर एपेक्स में, और ये लेटरल साइड माने साइड में स्थित है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी पोजीशन। और ये कैसा है,
तो इनका जो बीज पत्र है ये कैसा होता है, ये पतला होता है, कागज के समान। इसकी संरचना हम कह सकते हैं ये आवरण कवच के आकार का होता है, शील्ड शेप्ड लिखा जाता है। यानी इनके जो बीज पत्र होते हैं, एक बीज पत्री के, उन्हें पहले तो इसके स्क्यूटेलम के नाम से जानते हैं, प्लस इसे कहा जाता है ये कवच के आकार का होता है और कागज की तरह पतला होता है, पेपरी होता है, शील्ड शेप्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके डायग्राम जो दे रखा है एनसीईआरटी के प्लांट पौधे में, बुक में, यहाँ पर आपका ये मक्का का सीड है, मेज़ का सीड है, उसका डायग्राम है, उसमें कुछ लेयर्स हैं, उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ नीचे जो बना है ये तो इसका भ्रूण हो गया, और यहाँ पर जो बना है ये आधा बीच में एक रचना है जो ये आपकी भ्रूण को, ये भ्रूण का डायग्राम है इसके बीज में। ठीक है, और ये हो गया इसका भ्रूण पोष। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायग्राम है ये भ्रूण पोष का है, और ये नीचे जो डायग्राम है ये भ्रूण का डायग्राम है। तो मक्के में भ्रूण किस प्रकार से दिखता है इसमें समझते हैं। चलिए, तो ये आप याद रखिए, इधर जो भाग है इसे हम भ्रूण पोष कहेंगे, एंडोस्पर्म ये लेबल किया हुआ है, और नीचे जो भाग है उसे हम भ्रूण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो भ्रूण में कौन कौन से भाग मिलेंगे, तो यहाँ पे ये वाला जो भाग आपको समस्त दिख रहा है ये पूरा का पूरा ये इसका बीज पत्र है। ठीक है, जो पतला है एक बीज पत्र है, तो ये वाला जो पूरा भाग है ये इसका बीज पत्र है जिसे हम स्क्यूटेलम के नाम से जान रहे हैं। फिर आप देख रहे हैं प्लिम्यूल यानी ये प्रांकुर है जो कि आपको प्रांकुर चोल कोलियोप्टाइल के द्वारा ढका या आवरण के द्वारा घिरा हुआ है। उसके बाद नीचे की ओर कोलियोराइजा ये मूलांकुर चोल है जो कि मूलांकुर को ढक के रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बता दिया स्क्यूटेलम बीज पत्र है जो कि पतले होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बीज पत्र का कार्य देखें तो मुख्यतः अगर द्विबीजपत्री पौधे के के बीज पत्र को देखें तो वो काफ़ी मोटे होते हैं, विकसित होते हैं, क्योंकि वो उनमें भोज पदार्थ संचित होते हैं जो कि अंकुरण के समय या विकसित होते हुए कह सकते हैं भ्रूण को भोजन देने का कार्य करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बीज पत्र हैं, पहली बात तो एक संख्या में एक है तथा वह विकसित अवस्था में नहीं है, उसमें संचित भोज पदार्थ नहीं पाए जाते। ठीक है, तो यहाँ पर भ्रूण को भोजन देने के लिए एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष पाया जाता है। ज़्यादातर एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं उनमें जो बीजपत्र होते हैं वो पतले होते हैं। ठीक है, उनमें संचित भोज पदार्थ नहीं होता, और भोज पदार्थ किस में संचित होता है, उनके भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म में संचित होता है। ठीक है, आपको बीच में एक परत दिख रही होगी, इसे कहते हैं आपकी एपिथीलियम या उपकला। ठीक है, तो इस परत के माध्यम से ये आपका भ्रूणपोष और ये भ्रूण दोनों कैसे हो गए हैं, दो भागों में बट गया। तो इनके बीज में देखें तो बीज जो है ये दो भागों में बट गया है। यहाँ पर एक परत है जिसे हम एपिथीलियल लेयर या हम इसे उपकला के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए जो सबसे बाहर लेयर है जिसे हम सीड कोट कह रहे हैं। ठीक है, ये सीड कोट है। ठीक है, सीड कोट एंड फ्रूट वॉल लिखा है। सीड कोट यानी एक तो बीज का आवरण जिसे बीज चोल कहते हैं, बीज का आवरण, या सामान्य रूप से आप समझ लीजिए छिलके की बात हो रही है, किसी भी बीज का छिलका। और यहाँ पे हो रहा है फ्रूट वॉल यानी फल की जो भित्ति होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, मक्की के सीड में दोनों ही आपस में चिपक जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं, तो ये एक ही रचना बनाते हैं, अलग अलग से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे सीड कोट एंड फ्रूट वॉल एक साथ ही लिखा है, यानी फल भित्ति और बीज का जो चोल है, बीज का कवच जो है वो आपस में सटे हुए होते हैं। नेक्स्ट देखिए एक लेयर दिख रही है जिसे एल्यूरोन लेयर कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको दिख रही है जो भ्रूण पोष है, इसके चारों तरफ एक आपको लेयर, एक परत मिलती है जिसे एल्यूरोन लेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपके एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष के चारों तरफ मिलती है। तो यहाँ पर एंडोस्पर्म की बात करें तो ये कैसा होता है, इसमें आपके भोज पदार्थ संचित होते हैं, और भोज पदार्थ यहाँ पर
स्टार्च यानी मंड के रूप में पाए जाते हैं। तो भोज्य पदार्थ यहाँ पे मंड के रूप में संचित हैं। एल्यूरोन जो लेयर होती है ये कैसी है, ये प्रोटीन की बनी हुई लेयर होती है। इनमें प्रोटीन के कण पाए जाते हैं जिसे एल्यूरोन कण के नाम से जाना जाता है या एल्यूरोन ग्रेन के नाम से कहते हैं। ठीक है, अब ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो एल्यूरोन जो लेयर है या इसका कार्य क्या है, तो ये क्या करती है, अंकुरण के समय जब बीज का अंकुरण होता है तो भ्रूण से हार्मोन निकलते हैं। पौधों में भी हार्मोन्स पाए जाते हैं, तो भ्रूण से हार्मोन निकलता है जिसे जिब्बरलिन कहते हैं। ठीक है, ये एल्यूरोन लेयर से कुछ एंजाइम को स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। ये एंजाइम आपके लिखे जाते हैं प्रोटीएज और अल्फा अमाइलेज। तो ये अमाइलेज एंजाइम और प्रोटीएज एंजाइम को स्रावित करता है ये एल्यूरोन लेयर, जिसके कारण एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष में जो भी संचित भोज्य पदार्थ हैं ये सरल छोटे छोटे अवयवों में टूट जाता है और इस प्रकार से भ्रूण को उपलब्ध होने लगता है। क्योंकि भ्रूण ही, जब भी हम किसी बीज को बोते हैं तो इसके अंदर जो भ्रूण होता है यही अंकुरित होकर के नया पौधा बनाएगा। तो इसको, इस क्रिया के लिए क्या है, ऊर्जा और पोषण की आवश्यकता होती है। तो यह पोषण एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष के द्वारा दिया जाता है। तो एल्यूरोन लेयर में उपस्थित कुछ एंजाइम्स जो होते हैं ये यहाँ पर स्थित कुछ प्रोटीन और मंड के कणों को पहले तो सरल अवयवों में तोड़ते हैं और फिर ये भ्रूण को उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। अब एक चीज़ और है कि यहाँ पर बीज पत्र जो है पतले हैं, संख्या में एक ही है। तो इसका कार्य क्या है, तो जो भ्रूणपोष से जो भी भोजन आता है वो सबसे पहले कहाँ जाता है, कॉटिलिडन यानी कि बीज पत्रों में जाता है और बीज पत्रों से होते हुए भ्रूण को प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, मध्यस्थ मिडिल भूमिका अदा कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले भ्रूण कोश के जो आपका भोज्य पदार्थ है यानी मंड है, प्रोटीन है, ये छोटे अवयवों में टूटता है और यह पहले बीज पत्र तक प्राप्त होता है और बीज पत्र जो हैं इसे भ्रूण तक उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका मेज़ का सीड है, इसको एक्सप्लेन कर दिया। आपको ये बता दिया कि एपिब्लास्ट जो रचना है ये कुछ घास कुल के पौधों में मिलती है जो कि दूसरे बीज पत्र का अवशेष है। ठीक है, यहाँ पे एक ही बीज पत्र मिल रहा है लेकिन दूसरे बीज पत्र का अवशेष मिल रहा है। मूलांकुर चोल आपको बता दिया जिसे हम कोलियोराइजा कहते हैं, ये मूलांकुर को का आवरण है जो उसको बाहर से ढकता है। प्रांकुर चोल जिसे कोलियोप्टाइल कहते हैं, ये प्रांकुर को बाहर से ढकने वाला आवरण है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।